हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आता है। ये चैप्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको कुछ समय पहले दो चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीट किए, कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस। ये दोनों चैप्टर मैंने ऐप पर पोस्ट कर दिए हैं। जो भी घर बैठे तैयारी करना चाहता है, कभी भी एनी टाइम या किसी भी समय पर, तो वो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर आपको डेमो क्लासेस लेनी हो तो भंवर कुआं सेंटर पे आके आप मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस ले सकते हैं। प्लस एक मिनिमम प्राइस पर परचेज कर आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू चैप्टर जिसका नाम है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज को ट्रेंड एनालिसिस भी बोला जाता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम सीरीज क्या होता है। देखिए, टाइम सीरीज जिसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, यानी अगर आप देखोगे टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं। पहले हमारे यहाँ क्या हुआ करता था कि हमारे पास डेस्कटॉप हुआ करता था। डेस्कटॉप तो अभी भी यूज होता है, लेकिन अब लैपटॉप आ गया तो हम फ्रीक्वेंटली कहीं भी लैपटॉप कैरी करके हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। डे बाय आप देखोगे, डे बाय डे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे अगर हम बात करें वेदर फोरकास्ट निकालना हो, हार्ट बीट कैलकुलेट करना हो या और भी चीजें कैलकुलेट करना हो, उसके लिए टाइम सीरीज का यूज किया जाता है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है टाइम सीरीज का। टाइम सीरीज एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग डेटा कलेक्टेड ओवर टाइम टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। यानी जो हमारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं। पहले हमारे पास मोबाइल बड़े बड़े पेजर हुआ करते थे, पेजर के बाद फिर बड़े बड़े मोबाइल आने लगे जो कीपैड मोबाइल होते थे, फिर धीरे धीरे टच मोबाइल आए, अब आई सेंसर्स मोबाइल आने लगे, इसके बाद नोटपैड आने लगे। यानी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इतना चेंज हो रहा है, तो जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं, कपड़ों के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। आप देखेंगे पहले एक टीवी हम परचेज करते थे, एक बड़ा सा टीवी हुआ करता था, आजकल एलईडी फॉर्म में टीवी मिलने लगे हैं। यानी बहुत सारी चीजें अब वो पर्टिकुलर स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट हो गए, एंड्रॉइड हो गए, बहुत सारी चीजें। यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे समय चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस होते जा रहे हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस करता है पैटर्न्स को, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को और रिलेशनशिप, यानी इन तीनों के बीच के आइडेंटिफाई करना और उनका एनालिसिस करना, ये टाइम सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज कॉमनली यूज फॉर टास्क सच एज डेटा स्मूथिंग। अब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, अगर हमें डेटा को कैलकुलेट करना है तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर टाइम सीरीज का यूज किया जाता है। तो डेटा स्मूथिंग हो, फोरकास्टिंग हो, फ्यूचर वैल्यूज, यानी फ्यूचर में क्या हमारी प्रोडक्शन है, कैसी वैल्यूज होंगे। डे बाय डे आप देखोगे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो अगर हमें फ्यूचर का एनालिसिस करना है तो हम लोग टाइम सीरीज चैप्टर का यूज करते हैं। इंटरपोलेशन ऑफ मिसिंग डेटा, कोई डेटा मिसिंग है, अगर वो फाइंड आउट करना हो तो वो भी टाइम सीरीज के थ्रू कैलकुलेट हो सकता है। एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, यानी अगर हमको सिग्नल प्रोसेसिंग कर कैलकुलेट करना हो तो भी टाइम सीरीज का यूज होता है। तो टाइम सीरीज होता क्या है? अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज क्रोनोलॉजिकली, यानी जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करना, उनको स्टडी करना और स्टडी करने के बाद इंटरप्रिटेशन करना कि फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या होगा। कुछ एग्जाम्पल है टाइम सीरीज के। जैसे पहला एग्जाम्पल है वेदर डेटा, यानी अगर हमें वेदर का डेटा निकालना हो, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो हमें वेदर का डेटा निकालना हो कि किस राज्य में, किस स्टेट में या पर्टिकुलर कौन से एरिया में कितना रेनफॉल होगा, कहाँ पे कितना पानी गिरेगा, कहाँ पर हो सकता है कि हाईली रेनफॉल हो सकता है कि कहीं पर रेनफॉल कम हो। तो ये सारा वेदर फोरकास्टिंग जितने भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम सीरीज का यूज करते हैं, क्योंकि डे बाय डे आप देखोगे टाइम के अकॉर्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है।
देन रेनफॉल मेजरमेंट, अगर रेनफॉल का मेजरमेंट करना हो, टेम्परेचर की रीडिंग फाइंड आउट करना हो, हार्ट रेट मॉनिटरिंग करना हो, जो लोग ईसीजी कराते हैं हार्ट रेट मॉनिटरिंग, आप देखते होंगे हार्ट ऊपर नीचे चलता रहता है, तो वो जो मॉनिटर आता है उस मॉनिटर के थ्रू भी हम लोग हार्ट रेटिंग मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसमें भी टाइम सीरीज यूज होता है। एंड ब्रेन मॉनिटरिंग, अगर ब्रेन की मॉनिटरिंग करनी है कि हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है, यानी हम क्या सोच रहे हैं, तो ये ब्रेन मॉनिटरिंग भी, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईईजी बोलते हैं, तो ये सब जगह टाइम सीरीज का यूज होता है। तो याद रखिए टाइम सीरीज एक ऐसा टूल है जो पर्टिकुलर आपके डेटा को स्मूथली कैलकुलेट करेगा, उनका एनालिसिस करेगा और आपको एक फाइनल कंक्लूजन देगा। अब हम बात करते हैं टाइम सीरीज के कंपोनेंट। तो देखो टाइम सीरीज की एक मीनिंग और लिखा है कि अ टाइम सीरीज में बी डिफाइन एज अ कलेक्शन ऑफ रीडिंग्स, यानी पहले रीडिंग्स को कलेक्ट करना बिलोंगिंग टू द डिफरेंट टाइम पीरियड, जैसे 2001, 2002, 10 साल का हमने डेटा कलेक्ट किया, उसका हमने एनालिसिस किया ऑफ सम इकोनॉमिक वेरिएबल और कंपोजिट ऑफ वेरिएबल, कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल कलेक्ट करना कि हमारे इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो बीपीएल में रहते हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, कितने लोग ऐसे हैं जो वेरी रिच हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो वेरी पुअर हैं, ये सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही कलेक्ट करके टाइम सीरीज की टेक्निक यूज की जाती है। अब एग्जाम में कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लेकिन इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आता है। तो टाइम सीरीज के देखोगे दो कंपोनेंट है, एक है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म और एक है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म, तो दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक होता है सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है, ये इंक्रीज तो होता है, लेकिन इसमें जो इंक्रीमेंट होता है, कभी ये डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, ये कंटिन्यू इंक्रीज नहीं होगा, कभी डाउनफॉल आएगा फिर अप होगा, फिर डाउनफॉल आएगा फिर अप होगा, तो उसको बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड। सेकंड होता है साइक्लिकल, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, रेनी के बाद विंटर आएगा, विंटर के बाद समर आएगा, तो जहां पर ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। हर बिजनेस के अंदर आप देखना कभी बूम आएगा कि बिजनेस बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत प्रॉफिट कंपनी कमा रही, एकदम से मार्केट में डिमांड कम हो गई तो उसका डाउनफॉल भी आता है, रिसेशन भी आता है, डिप्रेशन भी होता है, उसके बाद वो रिकवरी करता है, फिर से बूम करता है। हर मार्केट में साइक्लिकल चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं साइक्लिकल ट्रेंड। एक होता है सीजनल ट्रेंड, जैसे सीजनल ट्रेंड वही हुआ कि जैसे मौसम चेंज होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा पहनावा, उसके अकॉर्डिंग हमारा खान पान, चीजों में बदलाव होता रहता है, तो उसको बोलते हैं सीजनल ट्रेंड। और इर्रेगुलर ट्रेंड यानी कभी भी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा देना, डिमांड एकदम से कम हुई प्रोडक्शन कम कर देना, तो उसको बोलते हैं इर्रेगुलर, यानी रेगुलर चीजें एक जैसी नहीं होती हैं, उसको बोलते हैं इर्रेगुलर ट्रेंड। जैसे कोई मूवी अगर थिएटर में लगी तो हो सकता है कि उसका स्टार्टिंग जो कलेक्शन हो बहुत अच्छा हो, लेकिन जैसे जैसे मूवी पुरानी होती जाती है कलेक्शन डाउन होता है, फिर कभी कभी क्या होता है फिर अप हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। तो जहां पर चीजें इर्रेगुलर होती हैं उसको बोलते हैं इर्रेगुलर ट्रेंड। तो याद रखना टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट होते हैं, सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड और इर्रेगुलर ट्रेंड। इनको मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू बताता हूं, एक पिक्चर के थ्रू। अगर हम बात करें कंपोनेंट की, तो पहला लिखा है सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड आप देखोगे कि ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट से इंक्रीज नहीं होता है। पहले ये 20 था, फिर ये बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ा, थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ा, थोड़ा कम हुआ, तो ये माइन्यूट चेंजेस होते हैं। उसके बाद इंक्रीज, फिर माइन्यूट डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर माइन्यूट डिक्रीज, उसको बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड। अगर हम बात करें सीजनल, तो सीजनल ट्रेंड क्या होता है कि मान के चलिए विंटर सीजन आया, अब वुलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ गई लेकिन कॉटन क्लॉथ की डिमांड कम हो गई, तो जहां पर हमारा सीजनल यानी एकदम से डिमांड बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई, तो ये जो डायग्राम शो कर रहा है ये है हमारा सीजनल ट्रेंड। एक होता है साइक्लिकल ट्रेंड, यानी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कभी कभी आप लाइफ में देखोगे कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत बिजनेस में पैसा कमा रहा है, लेकिन मालूम चला उसका कॉम्पिटिटर आ गया, कॉम्पिटिटर आ जाने से क्या हुआ, उसने प्राइस को डाउन किया, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ता है। भले हम क्वालिटी कितनी अच्छी प्रोवाइड कर दें, तो कंपटीशन के कारण भी हमारे बिजनेस के अंदर साइक्लिकल ट्रेंड होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, हर व्यक्ति की लाइफ में होता है।
ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा हो। बहुत ही मेयर केसेस होते हैं जो टाइकून बिजनेसमैन है, चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो, महिंद्रा हो, बिरला हो, इनका बिजनेस हमेशा अप पर रहता है। लेकिन जैसे ही इनके कोई कॉम्पिटिटर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है एक नॉर्मल पर्सन के बिजनेस पर। तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल ट्रेंड, अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, ये ऐसे फ्लो चलता रहता है, ऐसे ट्रेंड चलता रहता है, इसको बोलते हैं ट्रेंड। और एक होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर अगर हम देखें, एकदम से भीड़ बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर भीड़ बढ़ गई। जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट हमारा इंडिया का अदर कंट्री के मार्केट पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, या मान के चलिए कि अभी ईरान का और इजराइल का वॉर हुआ, उससे पूरे वर्ल्ड के मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मार्केट एकदम से अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ। जैसे हमारी हार्ट बीट चलती है, हार्ट बीट तुम देखना एक जैसी नहीं चलती। अगर ये सीधी हो जाए तो मालूम चला हम डेथ ही हो गई, है ना। लेकिन आप हार्ट बीट देखना, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। किसी का बीपी हाई होता है, किसी का लो होता है, फिर अप होता है, फिर हाई होता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो याद रखिएगा, टाइम सीरीज के अंदर 4 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, सेकुलर ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इर्रेगुलर ट्रेंड। अगर एग्जाम में थ्योरी आती है तो तुम टाइम सीरीज के मीनिंग बताना, टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स बताना। 4 कंपोनेंट होते हैं, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना। और ये अगर तुम चाहो तो एक पेज पर ये डायग्राम भी तुम बना सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं। टाइम सीरीज में 3 इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो हर साल इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर मैं 60% की बात करूं, 60%, सेकंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, जिसको हम लोग लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड भी बोलते हैं। जो अगर मैं 30% की बात करूं तो दूसरे नंबर पर है सीजनल इंडाइसेस, जिसको हम वेरिएशन मेथड भी बोलते हैं। और अगर मैं 10% की बात करूं तो मूविंग एवरेज मेथड भी एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखना, टाइम सीरीज की 3 मेथड होती हैं। एक होती है मूविंग एवरेज, एक होती है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड और एक होती है सीजनल इंडाइसेस। इन 3 मेथड को आने वाले 6 से 7 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। मैं जो भी लेक्चर लेता हूं, जो भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं, उसके फर्स्ट 2 वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल निकुंज ट्यूटोरियल MBA, अगर आप सर्च करोगे तो आपको डेमोज मिलेंगे। आप ऐप पे भी जाके फ्री वीडियोस देख सकते हो। लेकिन अगर पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना है घर बैठे, कभी भी एनी टाइम, अगर आप बिजनेस में बिजी हो, किसी कहीं पर जॉब करते हो और उसके साथ आप यूजी और पीजी की डिग्री कर रहे हो, तो आप घर बैठे भी आराम से पढ़ सकते हो। लास्ट 22 ईयर से मैं ये सब्जेक्ट में डील कर रहा हूं, आज तक किसी को भी सप्लीमेंट्री नहीं आई, 99.99%। लेकिन अगर आपने बहुत मेहनत करी और मेरे सारे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया कॉपी पर, कोई भी डाउट है व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। 9039514790 जो नीचे नंबर चल रहा है, वो नंबर आप हमेशा मोबाइल पे सेव रखना। निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप जरूर डाउनलोड करना, जहां पर आप इसके कुछ फ्री वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट हुए। अब हम बात करते हैं पहली मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मेथड। इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हम किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर टाइम सीरीज का चैप्टर आ रहा है और अगर हम तैयार कर रहे हैं, मान के चलो तुम्हारे सिलेबस में अगर 8 से 10 यूनिट हैं या 5 चैप्टर भी हैं, अगर तुमने उसमें से 3 से 4 चैप्टर भी परफेक्ट तैयार कर लिए, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी का आ जाए, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो 100%। जैसे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेथड नंबर 1, जिसका नाम है मूविंग एवरेज मेथड, क्वेश्चन नंबर 1। अब याद रखना, मूविंग एवरेज जो मेथड आती है, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है ऑड ईयरली, एक होता है इवन ईयरली। कभी कभी एक क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ ली जाती है। ऑड क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे 3, 5, 7, 9,
इवन क्या होता है, जैसे 2, 4, 6। तो ज्यादातर अगर हम देखें तो मूविंग मेथड में, मूविंग एवरेज में आपको दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा ऑड ईयरली और एक आएगा इवन ईयरली। ऑड ईयरली में क्वेश्चन या तो 3 ईयरली आ सकता है या 5 ईयरली या 7 ईयरली, लेकिन इवन में ज्यादातर क्वेश्चन 4 ईयरली ही पूछा जाता है, जिसको क्वार्टरली मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि कैलकुलेट ट्रेंड, वो कह रहा है ट्रेंड निकालो, यानी आपको ध्यान देना है कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो कह रहा है ट्रेंड निकालो बाय यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। क्लियर बोला है 3, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया ऑड ईयरली। 3 ईयरली मूविंग एवरेज इन द फॉलोइंग टाइम सीरीज एंड ड्रॉ द ट्रेंड। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इसको ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट करके बताओ, लेकिन 90% जो क्वेश्चन मूविंग एवरेज के आते हैं उसमें ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है। लेकिन इस पहले क्वेश्चन में मैं तुमको सिखाऊंगा कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ट्रेन को ड्रॉ करके बताना है, तो कैसे ड्रॉ किया जाता है ये केवल मैं आपको पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। अब हमारे पास ईयर क्या दिए हैं, 2005 से लेके 2012, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और हमारे पास ये अर्निंग दी है लाख में, लैक्स में अर्निंग है। तो लैक्स के लिए हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये अर्निंग दी है 80 लाख, 90 लाख, 70 लाख, 60 लाख, 110 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, इससे आपको फाइंड आउट करना है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो आज टाइम सीरीज की पहली क्लास है जो डेमो के फॉर्म में आपको निकुंज ट्यूटोरियल MBA यूट्यूब चैनल पे भी दिखेगी, प्लस आप निकुंज ट्यूटोरियल का अगर ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ फ्री वीडियोस भी वहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर अगर कंप्लीट करना हो तो मिनिमम प्राइस पे परचेस करके घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कॉपी पे लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, और हमको फाइंड आउट करना है ट्रेंड, जिसको हम बोलते हैं YC। ट्रेंड का मतलब शॉर्ट में याद रखना YC भी होता है, ये बात ध्यान रखना। अब ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है, ऑड ईयर का क्वेश्चन है, तो याद रखना जब ऑड ईयर का मूविंग एवरेज आता है 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनते हैं क्वेश्चन के अलावा। तो सबसे पहले कॉलम में हम लिखते हैं ईयर, सबसे पहले कॉलम में लिखते हैं ईयर, फिर हमें दी गई है अर्निंग, फिर हम लिखेंगे 3 ईयरली मूविंग सम, ईयरली मूविंग सम एंड 3 ईयरली एवरेज मूविंग सम। तो ये हमने पहले कॉलम्स बना लिए, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए। पहले कॉलम में लिखा ईयर, फिर अर्निंग जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। बाकी के हमने 2 कॉलम बनाए जिसमें लिखा 3 ईयरली मूविंग सम और 3 ईयरली एवरेज मूविंग सम, एवरेज मूविंग सम। अब इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, तो देखो हम कैसे लिखेंगे। जैसे ईयर दिए 2005 से लेके 2012, सबसे पहले हमने ईयर मेंशन कर लिए 2005 से 2012। अब हमारे पास वैल्यू दी है 80, 90, 70, 80, 90, 70, 60, 110, 50, 40, 30।
तो पहला काम हमने ये किया कि हमने क्वेश्चन को कॉपी पे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा जब यूनिवर्सिटीज के एग्जाम आते हैं तो हम कुछ लाइव क्लासेस लेकर बच्चों के जो भी डाउट्स होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं। जब एग्जाम टाइम आता है वो बच्चों की रिक्वेस्ट पर हम लाइव क्लासेस लेते हैं। अगर किसी को छोटा मोटा डाउट है तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं या आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो इसकी मैं लाइव क्लासेस एग्जाम टाइम पे लेता हूं। बाकी आप रिकॉर्डेड लेक्चर से भी बहुत ध्यान से पढ़ सकते हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पहले कॉलम में मैंने ईयर लिखा, सेकंड में लिखा अर्निंग। अब ये लिखा है 3 ईयरली मूविंग सम। तो देखो 3 ईयरली मूविंग सम कैसे निकाला जाता है, बहुत ध्यान से समझना। पहली 3 वैल्यू आपको ऐड करना है, फर्स्ट 3 वैल्यूज यानी 80, 90 और 70, जिनका टोटल आ रहा है 240। तो याद रखो इन तीनों का मिडिल नंबर कौन सा है, सेंट्रल का नंबर कौन सा है, 90। यानी आपको 90 के सामने एरो लगाना है और इन तीनों का जो भी टोटल आएगा वो यहां लिखना है 240। ठीक है, फिर से ध्यान से समझो 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे निकाला। पहले 3 नंबरों का टोटल लगाना है, 80, 90, 70। इन तीनों का टोटल आएगा 240, जो कि आपको 90 के सामने लिखना है, उसके बीच के नंबर के सामने। अब आपको एक नंबर स्किप करना है, छुपाना है, यानी आपको 80 को स्किप करना है और नेक्स्ट 3 नंबर है 90, 70, 60। इन तीनों का टोटल 70 के सामने लिखना है, फिर एक छुपाना है, फिर अगले 3 जोड़ना है, 60 के सामने लिखना है, फिर एक छुपाना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 110 के सामने फिर एक छुपाना है, फिर 3 जोड़ना है। यानी ध्यान रखना एक एक वैल्यू छुपाते जाना है और 3 वैल्यू जोड़ते जाना है। कि जैसे पहले 80, 90, 70 जोड़ा 240, अब हमने 80 को स्किप कर दिया, छुपा दिया। 90, 70, 60 इनको हम ऐड करेंगे, 90, 70 और 60 इनका टोटल आया 220। अब हम 90 को स्किप करेंगे, 70, 60, 110 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 240। फिर हम क्या करेंगे, पहले हमने एक को छुपाया 90, एग्जाम में तुम हाथ भी रख सकते हो और स्केल लगा के भी छुपा सकते हो। जैसे तुमने 80 छुपाया, 3 वैल्यू ऐड करी 90, 70, 60 तो इनका टोटल आया 220। फिर आपने 90 छुपाया, 70, 60, 110 इसका टोटल आया 240। फिर आपने 70 छुपाओगे तो आएगा 60, 110 और 50, इनका टोटल आएगा 220। फिर आपने 60 को स्किप किया तो 110, 50 और 40, 110, 50 और 40 तो ये आ गया 200। और लास्ट में आप 110 को स्किप करोगे, 50, 40, 30 को ऐड करोगे तो इनका टोटल आएगा 120। ठीक है, फिर से दोबारा एक बार समझ लो, ऊपर एक कॉलम छूटेगा, नीचे एक वैल्यू छूटेगी। फिर से दोबारा एक बार ध्यान से समझो, जब हम लोग 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालते हैं पहली 3 वैल्यू को जोड़ना है, 80, 90, 70 तो ये आ गया 240, 240। अब आपको ये पहली वैल्यू छुपानी है 80 और आपको ऐड क्या करना है 90, 70, 60। तो आपने 90, 70 और 60 ऐड किया तो आया 220। फिर आपको 90 को स्किप करना है यानी इसको छुपाना है, यानी एक एक वैल्यू छुपाते जाओ और आगे की 3 वैल्यू जोड़ते जाओ और उनका जो भी आंसर आए उन 3 वैल्यू के सेंट्रल नंबर के सामने वैल्यू लिखना है, ये बात ध्यान रखना। तो हमने 90 को छुपाया तो 70, 60 और 110 तो आया फिर 240। अब हमने 70 को स्किप किया तो 60, 110 और 50 आ गया 220। फिर हमने 110 को स्किप किया, 60 को स्किप किया तो 110, 50 और 40 तो ये आ गया 200। और लास्ट में 110 को स्किप किया तो ये आ गया 50, 40 और 30 यानी 120। तो ये हमने निकाला 3 ईयरली मूविंग सम। अब हम निकालेंगे इसका एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलता है, ये जो आपने नंबर निकाले हैं इनके सामने एरो लगा लो, इनके सामने आपको एरो लगाना है
और इन नंबर्स को तुम्हें डिवाइड करना है 3 से, यानी 3 से डिवाइड करना है अगर तुम 3 ईयरली एवरेज मूविंग सम कैलकुलेट कर रहे हो। तो 240 अपॉन 3, तो ये आएगा 80, 220 अपॉन 3, तो ये आएगा 73.33, 240 अपॉन 3, 80, 220 अपॉन 3, 73.33, 200 डिवाइडेड बाय 3, 66.66 और 120 अपॉन 3, तो ये आंसर आएगा 40। ये हमारा सम यहां पर कंप्लीट हो गया, यानी बहुत ही सिंपल सम है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। जब भी मूविंग एवरेज आता है तो बहुत सिंपल मेथड है कि पहले हमने 3 वैल्यू को ऐड किया, सेंट्रल नंबर पे लिखा, एक को छुपाया, फिर 3 ऐड किया, फिर सेंट्रल पे लिखा, फिर एक को छुपाया, फिर 3 को ऐड किया, फिर एक को, ऐसे एक एक छुपाते जाओगे, 3 जोड़ते जाओगे और उसके सेंट्रल नंबर के सामने वैल्यू लिखोगे और उनका आपने 3 ईयरली एवरेज निकालने के लिए सबको 3 से डिवाइड कर दिया। ये हमारा निकला फाइनली ट्रेंड। इसको हम बोलते हैं ट्रेंड, TREND, ट्रेंड। यानी ग्राफ पेपर पे जब तुम वैल्यू प्लॉट करोगे तो तुम एक ये ओरिजिनल वैल्यू प्लॉट करोगे और ये जो तुमने ट्रेंड निकाला इनको प्लॉट करना है, जो मैं आपको आगे सिखाता हूं। तो ये हमारा पहला सम कंप्लीट हो गया। आंसर अगर आप देखोगे ये लिखा है 80, 73.33, 80, 70.33, 66.67 और 40। तो ये पहला सम हमने कंप्लीट किया 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अब इसको अगर ग्राफ पे शो करना हो तो कैसे करेंगे, एक सम मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट केसेस में ग्राफ पूछा जाता है, लेकिन अगर आता है तो आपको आना चाहिए। तो देखिए इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। ऊपर लिखेंगे प्लॉट ट्रेंड वैल्यूज ऑन ग्राफ पेपर। तो सबसे पहले याद रखना ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये ओरिजिन टू 0 होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली लाइन पे हम ईयर लिखेंगे। तो ईयर हमारे पास गिवन है 2005 से लेके 2012 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी हमारे पास वैल्यू 2012 तक गिवन है। तो हमने ये वैल्यू मेंशन कर दी। तो ये हो गया 2005, 2006, थोड़ा सा इसको हम दूर दूर पुट कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा आपको। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। तो ये वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर दी। ये हमने लिख दिया ईयर, ये आ गया हमारा ईयर 2005 से लेके 2012 तक। अब क्वेश्चन में हमें ये वैल्यूज देखना है कि इस क्वेश्चन में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इसको हम बोलते हैं y। ये बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं t। y मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू, t मतलब होता है ट्रेंड वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर देखोगे तो 30 है, सबसे बड़ी वैल्यू देखोगे तो 110 है। इधर अगर हम देखेंगे ट्रेंड में सबसे छोटी वैल्यू 40 है और सबसे बड़ी वैल्यू 80 है। तो हम लोग चाहें तो 10-10 का गैप भी ले सकते हैं और चाहें तो 20-20 का गैप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो अगर हम चाहें तो 10-10 का गैप रखेंगे 110 तक। तो यहां पे हम रखेंगे
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 110 थी, तो हमने 120 तक 10 वैल्यू बढ़ा के रख ली। अब सबसे पहले इस ग्राफ पर तुम्हें ये ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी है। ये जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू y की गिवन है, इसको बोलते हैं y। जैसे 2005 की अगर हम बात करें तो 2005 के लिए हमें वैल्यू दी है 80। तो 2005 की अगर हम बात करें तो 2005 की वैल्यू दी है 80, तो हम यहां पर रखेंगे 2005। ये रहा हमारे पास, इसके सामने जाओगे तो यहां पर 80 प्लॉट कर दोगे, तो ये हमारा हो गया 2005। इसके बाद 2006 की अगर हम बात करें तो 2006 पर हमको दिया है 90, तो हम 2006 पर रखेंगे 90। 2006 की लाइन में स्ट्रेट जाके यहां रख दोगे 90। तो ये वैल्यूज ऐसे हमें धीरे धीरे पुट करनी है। अब 2007 की बात करें तो यहां दिया है 70, 2007 पे दिया है 70, 2008 पे दिया है 60, ठीक है। इसके बाद 110, 50, 2009 पर है 110, इसके बाद दिया है 50, 2010 पे दिया है 50, इसके बाद 40 और 30, 11 पे दिया है 40, और इस पे हमें गिवन है 30। तो ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है जो हमने लिखी। इन सबको आपस में कनेक्ट करना है, इन सबको आपस में कनेक्ट करना है। तो ये हमारा एक ओरिजिनल वैल्यू का ट्रेंड बन गया, ठीक है। फिर से दोबारा एक बार समझ लो, अगर ग्राफ पेपर एग्जाम में पूछे तो ग्राफ पेपर बनाना, वरना आ बैल मुझे मार नहीं करना एग्जाम में। ये बात ध्यान रखना, जितना एग्जाम में पूछे उतना ही करो। कभी भी ओवर स्मार्ट बन के नहीं कि हमें जो आता वो हमने एक्स्ट्रा समझा दिया एग्जाम में, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ईयर्स के अकॉर्डिंग अर्निंग्स को ग्राफ पर पुट कर दिया। जैसे एक एग्जाम्पल समझो फिर से, 5 का दिया है 80, 6 का दिया है 90। तो देखो 2005 पे मैंने रखा 80, 2006 पे रखा 90। ऐसे ही हमारे पास अगली वैल्यू थी 70 और 60, तो 2007 पे 60 रखा और इस पे रखा 70। ऐसे करके हमने सारे पॉइंट को प्लॉट करने के बाद इन सबको कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया हमारा ओरिजिनल वैल्यू का ट्रेंड। अब हमने जो फाइनल ट्रेंड निकाला, फाइनल जो आंसर निकाला, वो वैल्यू हम पुट करेंगे, ये वैल्यू। तो आप ये देखो 2005 पर एक डैश लगाया तो ये वैल्यू तो है नहीं, तो 2006 के लिए क्या है 80 दिया है हमें, तो हम क्या करेंगे 2006 पर रखेंगे 80। अब जो ट्रेंड रखोगे उसको हमेशा स्क्वायर में रखना, ओरिजिनल वैल्यू को सर्कल में रखना, और जो ट्रेंड वैल्यू आप रखोगे वो हमेशा स्क्वायर में रखना। अब 2007 के लिए दिया है 73.33, 70.33 यानी लगभग इसी के ऊपर। इसके बाद अगला दिया है फिर 80, फिर हमें 80 गिवन है, फिर 9 का दिया है 70.33, फिर नेक्स्ट दिया है हमें 66.66 और 40। 2010 का दिया है 66.66 और 11 का दिया है 40। 11 का गिवन है हमें 40, तो यानी यही नंबर हमारा हो जाएगा। अब जब भी हम ट्रेंड को ड्रॉ करेंगे हमेशा डॉट 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 से ड्रॉ करेंगे, ये बात ध्यान रखना। इसको हम ड्रॉ करेंगे डॉट डॉट से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना
कि जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको स्ट्रेट लाइन, और जो हमारी पर्टिकुलर ट्रेंड वैल्यू होती है उसको आपको डॉट डॉट से लिखना है। ओरिजिनल वैल्यू और ट्रेंड, ओरिजिनल वैल्यू को शॉर्ट में y बोलते हैं और ट्रेंड को शॉर्ट में t बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमने क्या किया, पहले हमने 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकाला, उसके बाद हमने इसका ग्राफ तैयार कर लिया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी को भी कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, आप पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर 9039514790 पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं। 2 नंबर है, एक दूसरा है 9826170163। अगर किसी को भी डेमो क्लासेस लेनी है तो भंवर कुआं की ब्रांच पे आकर डेमो क्लासेस ले सकते हैं, या फ्री वीडियोस के लिए आप ऐप डाउनलोड करके वहां पे हर लेक्चर के हर टॉपिक के 2-2 वीडियो फ्री में देख सकते हैं। लेकिन अगर पूरा कोर्स कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको एक मिनिमम प्राइस पे करके आप कोर्स को खरीद सकते हो। जो भी ये कोर्स खरीदे वो पर्टिकुलर व्हाट्सएप पर मैसेज करके कि वो कौन सी क्लास का है, उसको क्या परचेज करना है, क्या पढ़ना है, वो जरूर आप मुझे व्हाट्सएप पर टाइप करके जरूर भेजें। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन गिवन था, इसका 3 ईयरली मूविंग एवरेज बताया और इसका ट्रेंड निकालना सिखाया। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जैसे हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट 5 ईयरली मूविंग एवरेज। वो कह रहा है 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो, ऑड नंबर। 7 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो, ऑड नंबर। ईयर दिए 2006 से लेके 2015 तक। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एमबीए में 2007 और 2015 दोनों साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर एग्जाम में 2 बार पूछा जाए 5 ईयरली निकालो 7 ईयरली निकालो, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। इसमें नहीं बोला है कि आप ग्राफ बनाइए, अगर एग्जाम में बोले ग्राफ बनाइए तो फिर आप ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्लास नंबर 1 का। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ 5 ईयरली एवरेज मूविंग सम। तो पहले कॉलम में लिखोगे ईयर, दूसरे कॉलम में तुम लिखोगे सेल्स, जो कि तुम्हें थाउजेंड्स में गिवन है। फिर लिखोगे 5 ईयरली मूविंग सम, और लास्ट कॉलम में लिखोगे 5 ईयरली एवरेज मूविंग सम। यानी हमने ये 4 कॉलम्स बना लिए। तो याद रखो, जब ऑड ईयर का क्वेश्चन आता है तो आपको 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में हमको ईयर गिवन है, इस क्वेश्चन में हमको ईयर गिवन है 2006 से लेके 2015। तो ये हमने वैल्यू लिख ली 2006 से लेके 2015 तक। अब हमारे पास सेल्स वैल्यू गिवन है, हमको सेल्स वैल्यू दिए, जैसे यहाँ पे दिए 123, 123, 140, 110, 98, ये वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। 123,
140, 110, 98, इसके बाद 104, 133, 95, 105, 150 और 135। तो ये वैल्यूज को हमने क्वेश्चन से नोट कर लिया, यानी सबसे पहले हमने ईयर लिख लिया, ईयर के बाद हमने ये वैल्यूज लिख ली। पहले ईयर लिखा 2006 से लेके 2015 तक, फिर हमने ये सेल्स लिख ली। अब हमें निकालना है 5 ईयरली मूविंग एवरेज। इसका मतलब हम कितनी वैल्यू को जोड़ेंगे? 5। 3 ईयरली आएगा तो 3, 5 ईयरली आएगा तो 5, और अगर 7 ईयरली आए तो 7 वैल्यूज को जोड़ना है। तो पहली जो 5 ईयरली वैल्यूज हैं 123, 140, 110, 98 और 104, इनका सेंट्रल नंबर है 110, यानी इन पांचों वैल्यू का टोटल 110 के सामने आएगा। नियम वही है, छुपाना एक ही है, ध्यान रखना। 123 को छुपाओगे तो अगला जो 5 है 140, 110, 98, 104, 133, इनका सेंट्रल नंबर 98 है। ऐसे करके पहले हम एरो लगा लेंगे। अब ऊपर 2 वैल्यू छूटेंगी तो नीचे भी 2 छूटेंगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यानी लास्ट के अगर तुम 5 नंबरों का टोटल लगाओगे तो 105 के सामने ही आएगा। ये लास्ट के 2 नंबर स्किप हो जाएंगे, यानी जोड़ते समय तो ले लेंगे लेकिन इन लास्ट 2 वैल्यू में टोटल नहीं आएगा। तो फर्स्ट 5 वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं। तो 123, 140, 110, 98 और 104, तो ये आ गया 575। अब हम 123 को स्किप कर देते हैं, 123 को हम छोड़ देते हैं। तो अब आएगा 140, 110, 98, 104, 133, तो अगला आएगा 585। फिर हम 140 को स्किप कर देते हैं, यानी एक एक वैल्यू को छोड़ते जाना और 5-5 वैल्यू ऐड करते जाना। तो अब हम लेंगे यहां से 110 से, यानी 110, 98, 104, 133 और 95, तो इनका टोटल आएगा 540, यानी 540। अब हम कितनी वैल्यू को छोड़ेंगे? 3 को छोड़ेंगे। तो 98, 104, 133, 95, 105, तो अगला टोटल आएगा 535। अब हम 98 को स्किप करेंगे, 104 से टोटल लगाएंगे, तो ये आएगा 587। और लास्ट हम 104 को छोड़ के लास्ट के 5 नंबरों का टोटल लगाएंगे। तो 133, 95, 105, 150 और 135, तो ये आएगा 618। यानी याद रखो, अगर एग्जाम में 3 ईयरली आता है तो 3 वैल्यू को जोड़ना और बीच के नंबर पे टोटल लिखना, 1 छुपाना फिर 3। 5 ईयरली आता है 5 को जोड़ना, बीच के नंबर पर टोटल लिखना, 1 को छुपाना फिर 5 जोड़ना, उसके बीच में लिखना, फिर 1 छुपाना फिर 5 जोड़ना, ऐसे करते जाना है। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि हर बार एग्जाम में क्रॉस चेक करना, कोई भी चैप्टर तैयार करो सॉलिड तैयार करना है, ये बात ध्यान रखना। तो 123, 140, 110, 98, 104, तो पहला टोटल 575, 1 को छोड़ दिया, 140, 110, 98, 104 और 133, 585, फिर 1 को छोड़ दिया, 110, 98, 104, 133, 95, 540, फिर 1 को छोड़ दिया, 98, 104, 133, 95, 105, 535, फिर 1 को छोड़ दिया, 133, 104, 133, 95, 105, 150, 587 और लास्ट 5 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया 618, 618। अब इन सारे नंबर्स को तुम्हें 5 से डिवाइड करना है, इन सारे नंबर को
तुम्हें 5 से डिवाइड करना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि तुम 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल रहे हो। तो अगला जो एरो लगेगा वो इन्हीं नंबर्स के सामने लगेगा, इन्हीं नंबर्स के सामने एरो लगाना है। तो 575 अपॉन 5 115, 585 अपॉन 5 117, 540 अपॉन 7, 540 अपॉन 5 108, 535 अपॉन 5 107, 587 अपॉन 5 117.4 और 618 डिवाइडेड बाय 5 123.6। तो ये हमारा पहला पॉइंट सॉल्व हो गया, 5 ईयरली मूविंग सम, 5 ईयरली एवरेज मूविंग सम। अब इसी क्वेश्चन को हम 7 ईयरली से लिखेंगे, दोबारा इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो याद रखना ये आखिरी वाले कॉलम को बोलते हैं ट्रेंड। तो अब हम निकालते हैं 7 ईयरली, दोबारा इस क्वेश्चन को लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ 7 ईयरली एवरेज मूविंग सम। तो पहले कॉलम में लिखोगे ईयर, दूसरे कॉलम में लिखोगे सेल, तीसरे कॉलम में लिखोगे 7 ईयरली मूविंग सम और नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे 7 ईयरली एवरेज मूविंग सम। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को दोबारा कॉपी पे नोट किया। तो वैल्यूज हमारे पास ईयर 2006 से 2015 तक की गिवन थी, 2006 से 2015। अब वैल्यूज हमारे पास गिवन है 123, 140, ये वैल्यूज हम लिख लेंगे। $95, $105, $150 और 135। तो ये वैल्यू लिखने के बाद अब हमें इनको सॉल्व करना है 7 ईयरली, यानी हम पहली 7 वैल्यू का टोटल लगाएंगे और उनके सेंट्रल नंबर के सामने लिखेंगे। तो पहली 7 वैल्यूज हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 98 के सामने टोटल लिखेंगे, पहले को छुपाएंगे, फिर 7 वैल्यू का टोटल इनके सामने आएगा, फिर एक को छुपाएंगे, फिर 7 का टोटल, फिर 7 का टोटल। तो ऊपर की जब 3 वैल्यू छूटी हैं तो नीचे की भी 3 वैल्यू नहीं आएंगी। यानी टोटल लगाते समय तो तुम लोगे, लेकिन जब इन सातों का सेंट्रल नंबर 98 है तो लास्ट के सातों का सेंट्रल नंबर 95 है, यानी इन 3 पे वैल्यू शो नहीं होंगी, ना इन 3 पे वैल्यू शो होंगी। तो केवल अब आपको 4 वैल्यू लिखना है, पहली 7 वैल्यू जोड़नी है 123, 140, 110, 98, 104 और 133। 133, 1 2 3 4 5 6 7, 95। तो ये आ गया 803। तो पहली 7 का टोटल 803 आया, 803। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 95 तक टोटल लगाया। फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं,
2803। अब हम पहला नंबर छुपाएंगे 123, तो 140 से काउंट करेंगे, तो अगला टोटल आया 785। फिर हम एक नंबर छुपाएंगे 140, फिर अगले 7 नंबर लेंगे, $795, और लास्ट में अब एक नंबर और छुपाएंगे और लास्ट की सातों वैल्यू ऐड कर देंगे। $820, 820। तो ये ऐड करने के बाद अब इनको तुम्हें 7 से डिवाइड करना है, ये बात ध्यान रखना, इनको तुम्हें 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो पहला आएगा 114.71, 785 डिवाइडेड बाय 7, 112.14, 795 अपॉन 7, 113.57, और 820 डिवाइडेड बाय 7, 117.14। यानी हमने इन नंबर्स को 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा निकल आया ट्रेंड। ठीक है, तो फाइनली हमारा यहां ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर एग्जाम में मूविंग एवरेज आएगा, चाहे वो ऑड ईयरली हो चाहे इवन ईयरली, ऑड मतलब 3, 5, 7, क्योंकि आज मैंने आपको जो 2 सम्स करवाए, वो पहला सम 3 ईयरली मूविंग एवरेज पढ़ाया, और जो दूसरा सम मैंने आपको कराया वो 5 ईयरली और 7 ईयरली सिखाया। बहुत प्रैक्टिस करना। ये क्लास 1 कंप्लीट हो गई, जिसका डेमो आपको YouTube चैनल पे भी मिलेगा, निकुंज ट्यूटोरियल MB अगर आप डालोगे, या ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आपको हर टॉपिक के 2 वीडियो लेक्चर फ्री में देखने को मिलेंगे, जिससे आप समझोगे कि यार जो दीपक सर पढ़ा रहे हैं निकुंज ट्यूटोरियल वाले, वो कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में हर साल एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपने बहुत मेहनत से इनको पढ़ लिया और कॉपी पे नोट कर लिया, सारे डाउट्स पूछ लिए, 100% तुम्हारा पेपर 1 नंबर जाएगा, और यू विल गेट 100% मार्क्स इन ऑल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हमने क्लास 1 कंप्लीट करी। क्लास 1 कल हम लोग सिखाएंगे आपको 4 ईयरली मूविंग एवरेज, क्वार्टरली मूविंग एवरेज। याद रखना 3 मेथड है टाइम सीरीज में, पहली मूविंग, दूसरी स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, तीसरा सीजनल इंडाइसेस। 2 मेथड आपको ऐप पर दिखेंगी, लेकिन वो कोर्स परचेज करने के बाद ही दिखेंगी। एग्जाम में 20% चांस है कि मूविंग एवरेज आता है, लेकिन 80% चांस है कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड या सीजनल इंडाइसेस आएगा। कोई भी डाउट हो जरूर कॉल करें। कल मिलेंगे हम लोग क्लास नंबर 2 में एक नई शुरुआत के साथ। आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।